हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ऋषभ गोयल और हम पढ़ रहे थे अभी वेब टेक्नोलॉजीज़। वेब टेक्नोलॉजीज़ में मैंने पिछली वीडियो तक HTML पूरा कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे CSS के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं CSS होता क्या है, CSS की फुल फॉर्म क्या है। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या होती है, जिसको हम यूज़ करते हैं हमारे HTML को स्टाइल करने में। हमने जब HTML से एक वेब पेज बनाया था वो काफ़ी सिंपल तरीके से बस एक टेक्स्ट की तरह शो हो जाता, बट उसको हमें इस तरीके से परफॉर्म करना था या फिर इस तरीके से हमें उसे स्टाइल करना था ताकि वो व्यूअर को काफ़ी इंटरेक्टिव लगे, व्यूअर को देखने में वो अच्छा लगे। तो इसीलिए हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, CSS। इट डिस्क्राइब्स टू द यूज़र हाउ टू डिस्प्ले HTML को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं CSS। Elements on the screen in a proper format. CS is the language that is used to style HTML documents. HTML document को स्टाइल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, CSS. In simple words, cascading style sheets are a language used to simplify the process of making a web page. It can control the layout of multiple web pages all at once. Multiple web pages को वो एक ही बारी में कंट्रोल कर सकता है. With the help of CSS, we can control the color of text and style of fonts and we can control the spacing between the paragraphs and many more things. ये सब क्या है, स्टाइलिंग का तरीका है। टेक्स्ट का कलर बदल देना, फॉन्ट चेंज करना, ये सब क्या है, एक स्टाइलिंग का तरीका है। वो हम किस में यूज़ करते हैं, CSS में। CSS is easy to understand but provides strong control on the HTML documents. CSS combined with HTML. ये था एक CSS का बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि CSS होता क्या है। बेसिकली CSS होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर आप कह सकते हैं ऐसा तरीका, लैंग्वेज, जिसको यूज़ करके हम HTML को एक स्टाइल दे सकते हैं। HTML को हम दिखा सकते हैं कि वो किस तरीके से यूज़र को डिपिक्ट करेगा, किस तरीके से यूज़र उसे देख सकेगा। उसमें जैसे हम टेक्स्ट के कलर डाल सकते हैं, टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के बीच में स्पेस डाल सकते हैं। ऐसे तरीके से हम चेंजेस उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अब CSS के अंदर टाइप्स होते हैं। CSS के अंदर 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है इनलाइन CSS। इनलाइन वर्ड से समझ में आता है कि CSS हम एक लाइन में लिखते हैं। अब वो लाइन कौन सी है, जैसे सपोज हमारे पास एक हेडिंग है या फिर एक पैराग्राफ है, हमें उस पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ चेंजेस परफॉर्म करने हैं। सपोज हमने हेडिंग टैग के अंदर कुछ कलर लगाना है या फिर उसका कुछ बैकग्राउंड चेंज करना है, तो वो हम सिर्फ सिंगल हेडिंग टैग के अंदर ही करेंगे, तो उसे हम कहते हैं इनलाइन CSS। हम इसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। वी कैन अप्लाई CSS इन अ सिंगल एलिमेंट बाय इनलाइन CSS टेक्निक। हम किसी एक सिंगल एलिमेंट में या फिर एक टैग के अंदर हम CSS टेक्निक के थ्रू, इनलाइन CSS टेक्निक के थ्रू CSS अप्लाई कर सकते हैं। द इनलाइन CSS इज अ मेथड टू इंसर्ट स्टाइल शीट्स इन HTML डॉक्यूमेंट। इनलाइन CSS एक क्या तरीका है ताकि हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइल शीट को डाल सकें। इफ़ यू वांट टू यूज़ इनलाइन CSS, यू शुड यूज़ द स्टाइल एट्रीब्यूट टू द रेलेवेंट टैग। अगर हमें इनलाइन CSS का इस्तेमाल करना है तो हमें क्या यूज़ करना होगा, स्टाइल एट्रीब्यूट का। स्टाइल एट्रीब्यूट हमें किस में यूज़ करना होगा, जिसके अंदर भी हमें CSS परफॉर्म करना है। अब सपोज यहाँ एग्जांपल लेते हैं H2। H2 क्या है, हमारा एक हेडिंग टैग है HTML में, तो H2 हम यूज़ करते हैं हेडिंग लगाने के लिए। अब सपोज हमें हेडिंग में कुछ स्टाइल परफॉर्म करने हैं, तो हम वो कैसे परफॉर्म करेंगे, हेडिंग के टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके। हमने यहाँ पर लिखा स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर इज टू रेड। इसका मतलब जो हेडिंग है उसका कलर हमें करना है रेड, मार्जिन लेफ्ट इज इक्वल्स टू 40 पिक्सल, और उसके जो लेफ्ट साइड का मार्जिन है उसमें हमें क्या कर देना है, 40 px, मतलब 40 पिक्सल्स कर देना है। तो ये तरीका है हमें H2 के अंदर स्टाइल परफॉर्म करने का। अब ये इसको हमने इनलाइन क्यों कहा, इनलाइन हमने इसलिए कहा क्योंकि आप देख सकते हैं हमने ये एक सिंगल एलिमेंट पे CSS परफॉर्म करा है। हमने जो ये स्टाइलिंग परफॉर्म करी है वो सिर्फ किस में होगी, इस H2 टैग के कंटेंट के अंदर। जो भी हम इस H2 टैग के अंदर कंटेंट आगे लिखेंगे सिर्फ उसी का कलर रेड होगा और मार्जिन 40 px होगा, और किसी भी एलिमेंट का जो भी स्टाइलिंग है वो चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं इसे इनलाइन CSS, किसी एक लाइन के अंदर CSS को परफॉर्म करना। इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। दीज स्टाइल्स कैन नॉट बी रीयूज्ड एनीवेयर एल्स, क्योंकि हमने एक ही टैग में यूज़ करा है तो ये कहीं पर भी दोबारा रीयूज नहीं किए जा सकते। दीज स्टाइल्स आर टफ टू बी
एडिटेड, हमें एडिट करना मुश्किल होता है बिकॉज दे आर नॉट स्टोर्ड इन अ सिंगल प्लेस, वो हर जगह एक प्लेस पे स्टोर नहीं होते। अब सपोज हमें यहाँ पर हेडिंग में चेंजेस करने हैं तो फिर हमें इसको कोड में वापस ढूंढना पड़ेगा कि ये हेडिंग कहाँ पर है। ऐसे ही सिमिलरली अगर हमें कहीं और चेंजेस परफॉर्म करने हैं तो हमें वो लोकेशन दोबारा ढूंढनी पड़ेगी, तो वो मुश्किल हो जाता है इनलाइन CSS में कोई भी एडिटिंग परफॉर्म करना। मैं आपको इनलाइन CSS का एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है पी स्टाइल, पैराग्राफ टैग के अंदर हमने स्टाइलिंग परफॉर्म करी है। पी स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर, हमने यहाँ पर कुछ कलर दिया है, फॉन्ट साइज 50px, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है इनलाइन CSS और हमने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, इनलाइन CSS, जिसका आप देख सकते हैं कलर क्या है, जो भी कलर यहाँ पर कोड में गिवन था वो, फॉन्ट साइज 50px, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक एंड टेक्स्ट अलाइन टू सेंटर। तो ये तरीका था परफॉर्म करने का इनलाइन CSS। अब हम देखते हैं इंटरनल CSS के बारे में। इंटरनल CSS स्टाइल शीट इज यूज्ड टू ऐड अ यूनिक स्टाइल फॉर अ सिंगल डॉक्यूमेंट। अगर हमें किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारा पूरा कोड है या फिर आप कह सकते हैं पूरा एक वेब पेज है उसके अंदर हमें CSS परफॉर्म करना है एक ही बारी में, तो हम क्या यूज करेंगे, इंटरनल CSS। इंटरनल CSS इज यूज टू डिजाइन द स्टाइल सिंगल पेज इफेक्टिवली। सिंगल पेज को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं इंटरनल CSS। इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज वी कैन ओनली वर्क ऑन वन पेज और वी नीड टू स्टाइल ईच वेब पेज। ये टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हमें हर पेज के लिए अलग से HTML या फिर आप कह सकते हैं CSS लिखना पड़ता है। It is defined in head section of the HTML page inside the style tag। अब इसमें हमने आपने देखा था इनलाइन में हमने जिस भी टैग के अंदर या फिर आप कह सकते हैं जिस भी एलिमेंट के अंदर हमें CSS परफॉर्म करनी थी उसके अंदर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लिख के हमने CSS परफॉर्म करा था। बट यहाँ पर क्या होता है, हमें हेड टैग के अंदर, आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में, हेड टैग के अंदर ही एक स्टाइल टैग डिफाइन करना होता है और उस स्टाइल टैग के अंदर हम कॉमनली हर एलिमेंट के लिए CSS परफॉर्म कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ एग्जांपल है, हमने एक HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट करा जिसमें हमने स्टार्टिंग लिखी HTML हेड और फिर हमने डाला स्टाइल टैग। अब इस स्टाइल टैग के अंदर हम स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकते हैं हमारे कंप्लीट वेब पेज के लिए, उस वाले वेब पेज के लिए। तो हमने जैसे यहाँ पर लिखा बॉडी टैग बैकग्राउंड कलर लिनन। इसका मतलब हमने जो भी बॉडी बनी है, जो भी हम बॉडी में लिखेंगे उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, लिनन। ऐसे ही H1 कलर रेड, मार्जिन लेफ्ट 80px। इसका मतलब अगर मैं आगे हमारे बॉडी के अंदर कहीं पर भी H1 टैग का इस्तेमाल करूंगा तो उस H1 टैग के हर एलिमेंट का कलर होगा रेड और मार्जिन लेफ्ट में होगा 80px। अब यहाँ पर डिफरेंस आप समझ सकते हैं इनलाइन और इंटरलाइन में। इनलाइन में हम क्या मतलब था, जो भी हमने उसी टैग के अंदर एलिमेंट लिखा होगा या फिर कंटेंट लिखा होगा सिर्फ उसी में स्टाइलिंग परफॉर्म होगी। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड टैग के अंदर लिखने के बाद जो भी हमारे H1 में सारे टैग्स होंगे उन सभी टैग्स का एक ही बारी में परफॉर्म हो जाएगी स्टाइलिंग। हमें बार बार हर H1 टैग के लिए ये स्टाइलिंग इनलाइन CSS की तरह नहीं लिखनी पड़ेगी। तो इसे कहते हैं हम इंटरनल CSS। मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ये, इसमें हमने पहले डिफाइन करा है HTML, फिर हेड, देन स्टाइल। अब इस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर स्टाइल टैग के अंदर अब हमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमने स्टाइलिंग परफॉर्म करी है। स्टाइल के अंदर हमने सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर लिखा बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू। इसका मतलब हमने इस बॉडी टैग के अंदर जो भी एलिमेंट लिखेंगे उस बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर क्या होगा, पाउडर ब्लू। ऐसी H1 का कलर ब्लू। इसका मतलब H1 के एलिमेंट के अंदर हम जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे या जो भी कंटेंट लिखेंगे उसका टेक्स्ट कलर क्या होगा, ब्लू। ऐसी पैराग्राफ के टेक्स्ट कलर क्या होगा, रेड। अब हमने स्टाइल एट्रीब्यूट इधर क्लोज कर दिया, हेड टैग क्लोज कर दिया और बॉडी स्टार्ट कर दिया। अब बॉडी टैग स्टार्ट करने के बाद आपको पता है बॉडी टैग में हमने क्या लिखा था, बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू। इसका मतलब अब जो हमारी बॉडी है वो आप यहाँ देख सकते हैं किस कलर की है, पाउडर ब्लू की। ऐसे ही अब हमने H1 टैग में एलिमेंट लिखा दिस इज अ हेडिंग, तो इसका मतलब दिस इज अ हेडिंग में हमारे पास H1 में डिफाइन था कलर ब्लू, स्टाइल में हमने क्या दे रखा था, ब्लू। तो हमारी हेडिंग किस कलर की हो गई, ब्लू। ऐसे ही हमने पैराग्राफ टैग के अंदर जो एलिमेंट लिखा दिस इज अ पैराग्राफ, तो ये किस कलर का हो गया, रेड। क्यों, क्योंकि हमने इंटरनल CSS में यहाँ पर स्टाइलिंग में पैराग्राफ का कलर डिफाइन कर रखा था, रेड। अब अगर यहाँ पर हम कितने भी H1 टैग और कितने भी P टैग बनाए उनका कलर क्या रहेगा, ब्लू और रेड। तो ये था इंटरनल CSS और इसमें आपको पता चल गया होगा कि हमें बार बार वो एलिमेंट्स या फिर वो स्टाइलिंग दोबारा नहीं लिखनी पड़ रही।
अब एक और चीज़ होती है, वो होती है एक्सटर्नल CSS. द एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज जनरली यूज्ड व्हेन यू वांट टू मेक चेंजेस ऑन मल्टीपल पेजेस. अगर आपको मल्टीपल पेजेस पे चेंजेस करने हैं तो हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल CSS. इधर आप समझ सकते हैं हमने सिर्फ एक सिंगल वेब पेज के लिए जो हेड टैग था उसके अंदर स्टाइलिंग डिफाइन कर दी. बट एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि हम एक अलग से फाइल बना लेते हैं CSS की और उसे हम हमारे पेज पे इंपोर्ट करा लेते हैं. तो जो भी हमारे उस फाइल में CSS डिफाइंड होती है, स्टाइलिंग डिफाइंड होती है, उसके हिसाब से हमारा वेब पेज वर्क करता है. The external style sheet is generally used when you want to make changes on the multiple pages. It is ideal for this condition because it facilitates you to change the look of the entire website by changing just one file. ये one file कौन सी है? ये हमारी CSS फाइल है. हमें उसमें एक बार चेंज करना है तो हमारी सारे वेबसाइट के जो भी पेजेस हैं उसमें एक ही बारी में चेंजेस परफॉर्म हो जाएंगे. It uses the link tag on every pages and the link tag should be put inside the head section. ये एक पॉइंट है आपको याद रखना है कि लिंक टैग हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल CSS में और वो कहाँ पर होता है? हेड टैग के अंदर होता है. मैं आपको इसका भी एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ. जैसे हमारे पास है हेड टैग, उसके अंदर मैंने लिखा है लिंक रिलेशन स्टाइल शीट. हमने REL का मतलब क्या होता है? रिलेशन, कि हम जो पेज इंपोर्ट कर रहे हैं उसका क्या रिलेशन है इस वेबसाइट से, वो क्या है? हमारी इसकी स्टाइल शीट है. टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट और CSS. वो किस टाइप की है? टेक्स्ट और CSS. href का मतलब होता है जो भी हमारी फाइल है उसकी लोकेशन, वो है mystyle.css. तो हमने ये mystyle.css एक फाइल है जो हमने पहले से डिफाइन कर रखी है, जिसमें हमने सारा स्टाइलिंग परफॉर्म कर रखी है. उसको हमने कहाँ इंपोर्ट कर लिया? हमारे वेब पेज पे. ऐसे ही हम इस फाइल को हमारे मल्टीपल वेब पेजेस पे इंपोर्ट करा सकते हैं. तो इसीलिए हमने कहा है कि अगर हमें मल्टीपल पेजेस के लिए यूज़ करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सटर्नल CSS. The external style sheet may be written in any text editor but must be saved with the extension .css extension. This file should not contain HTML elements. इस फाइल के अंदर कोई भी HTML एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें सिर्फ CSS यूज़ होनी चाहिए. और इसे हम किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं? .css से. अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ CSS की. एडवांटेजेस क्या हैं CSS के? सबसे पहले फास्टर पेज स्पीड. इट हैज़ अ फास्टर पेज स्पीड दैन अदर कोड पेज स्पीड्स. With the help of the CSS rule, we can apply it to all the occurrences of the certain tags in HTML documents. इसकी फास्टर पेज स्पीड का क्या मतलब है कि ये काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी जल्दी लोड हो जाता है अदर देन अदर पेजेस. बेटर यूजर एक्सपीरियंस. CSS मेक्स अ वेब पेज वेरी अट्रैक्टिव टू द आईज. काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस देता है यूज़र को. क्यों? क्योंकि वो काफ़ी स्टाइलिंग कर देता है पेज की, तो यूज़र के लिए काफ़ी इंटरेक्टिव हो जाता है ताकि वो उस पर ज़्यादा देर तक टाइम स्पेंड कर पाए. अगर आप समझिए कि अगर आपके पास कोई वेब पेज है उस पर सिर्फ टोटली टेक्स्ट लिखा है और उस पर कोई भी इमेजेस, कोई भी कलर, कोई भी फॉन्ट नहीं है, तो आपको वो पेज रीड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं? CSS, ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस एनहांस हो. Quicker development time. With the help of CSS, we can specify the format and style the multiple pages into one code string. In the cascading style sheet, we can make a duplicate copy of several website pages. इसमें हमें क्या लगता है? टाइम कम लगता है डेवलप करने के लिए. इसमें हम जो फॉर्मेट और स्टाइल है मल्टीपल पेजेस के लिए एक ही बारी में डिफाइन कर सकते हैं और इसमें हम जो पेजेस के डुप्लीकेसी भी कर सकते हैं. ईजी फॉर्मेटिंग चेंजेस, मतलब हम कोई चेंजेस परफॉर्म करने हैं तो वो ईजी हैं CSS में. वी नीड टू मेक चेंजेस इन द फॉर्मेट. इट इज़ वेरी ईजी. वी ओनली नीड टू चेंज द वन पेज फॉर्मेट. इट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई टू द अदर पेजेस ऑफ CSS. मतलब अगर आपके पास एक्सटर्नल CSS है तो आपको सिर्फ एक पेजेस में चेंज करना है, या फिर आपको कह सकते हैं एक CSS फाइल में चेंज करना है, वो HTML के बाकी सारे पेजेस में चेंजेस परफॉर्म कर देगा. देयर इज नो नीड टू करेक्ट द इंडिविजुअल पेजेस इन द CSS स्टाइल शीट. इफ यू फिक्स अ CSS स्टाइल शीट, इट विल ऑटोमेटिकली अपडेट द अदर CSS स्टाइल शीट्स. अगली है कंपैटिबिलिटी. कंपैटिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज एज. इफ वी क्रिएट एनी वेब पेज, इट शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिव एंड यूजर फ्रेंडली. मतलब अगर हमने CSS एक फाइल बना ली बट वो हमारे HTML के साथ जरूर कंपैटिबल होनी चाहिए. अगर ऐसा हो सकता है कि हमने जो फाइल बनाई वो HTML के साथ कंपैटिबल ही ना हो तो फिर हमारी उस शीट वेस्ट है, तो वो हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. इसीलिए ये CSS क्या है? काफ़ी कंपैटिबल. इट इज़ यूज विद HTML टू मेक वेब पेज डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव. मतलब ये हमारी वेबसाइट को एक अच्छी तरीके से लुक देता है. नीड फॉर CSS. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हमें CSS की नीड क्या है. नीड क्या देखते हैं? सेपरेशन ऑफ कंटेंट्स. मतलब जो हमारा कंटेंट है उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं CSS का. CSS अलाउस फॉर द सेपरेशन ऑफ कंटेंट HTML फ्रॉम प्रेजेंटेशन स्टाइलिंग. मतलब वो हमारे HTML कंटेंट को हमारे स्टाइलिंग से अलग करने के लिए यूज़ करती है. जैसे अगर हमारे पास HTML है तो हमें उसको स्टाइल करने के लिए अलग से यूज़ करना पड़ता है CSS. तो इसलिए वो हमारे उन कंटेंट्स को सेपरेट कर देती है ताकि हमारा जो कोड है वो ईजिली रीडेबल हो.
This separation enhances the maintainability and scalability of the web projects by making it easier to adapt, update, and modify the appearance of the website using altering its underlying structure. इसका मतलब जो हमारी वेबसाइट है उसके दोनों भाग को, जो HTML और CSS है, उनको हम अलग से आराम से देख सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं. वो काफ़ी ईजी हो जाता है डेवलपर के लिए भी और जो व्यूअर है उसके लिए भी. एनहांस यूज़र एक्सपीरियंस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाता है, यूज़र की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है और यूज़र के लिए काफ़ी इंटरेक्टिव हो जाता है एक वेबसाइट को रीड करना. CSS enables the creation of visually appealing and user-friendly interfaces that through the styling of elements. विजुअली अपीलिंग हो जाता है, मतलब विजुअली उसको अच्छा लगता है वो पेज देखना, क्योंकि हम उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टाइलिंग यूज़ कर लेते हैं, एनिमेशंस यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजिशंस भी यूज़ कर सकते हैं. वेल डिफाइंड CSS कैन इम्प्रूव यूज़र एंगेजमेंट, नेविगेशन एंड ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विद द वेबसाइट. काफ़ी मैंने बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में नोट्स बनाए हुए हैं, आप इसको रीड करके भी समझ सकते हैं आराम से. आपको बस बेसिकली जो ये पॉइंट्स हैं इनको याद रखना है और आप अपनी लैंग्वेज में ही एग्जाम्स में इनके बारे में लिख के आ सकते हैं. आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी इशू नहीं आएगा. इसीलिए मैं आपको सिर्फ इस वाले वीडियो में चाहता हूँ कि आपको जो नोट्स है या कंटेंट है ये इजीली डिलीवर हो जाए. Efficiency and performance. By reducing the amount of redundant code and optimizing style, CSS contributes to improved website performance and faster page load times. मैंने बताया था आपको CSS जल्दी लोड होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था फास्टर पेज स्पीड. ये हमारी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को बढ़ाता है. बस बेसिकली यही लिखा है इस पॉइंट में. CSS frameworks and preprocessors further enhance development efficiency by providing reusable contents and streamlined workflows. हम नेक्स्ट देखते हैं CSS ईजी टू वर्क. हम CSS चाहिए क्यों होती है, क्योंकि वो ईजी टू वर्क है. अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, टेल द नीड फॉर CSS और वाई वी यूज CSS. ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आपको इसमें यही पॉइंट्स लिख के आने हैं. यहाँ पर जो 7 पॉइंट्स लिखे हैं आप उनको याद कर सकते हैं. CSS ईजी टू वर्क. ऑफलाइन ब्राउजिंग, मतलब हमें अगर ऑफलाइन कुछ भी लोड करना है, क्योंकि उसमें कैश बन जाता है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं CSS. रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, मतलब हमें अगर कोई डायनामिक यूज़ करना है तो भी CSS यूज़ कर सकते हैं, हमें इंट्रैक्शन लेनी है तो भी हम CSS यूज़ कर सकते हैं. एक्सेसिबिलिटी, CSS plays a vital role in enhancing the accessibility of the web content. मतलब जो हमारा वेब कंटेंट है वो यूज़र को, डेवलपर को काफ़ी एक्सेसिबल होता है, बाय अलाउइंग द डेवलपर टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी. वो हमारा जो कोड है उसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि हमने जो CSS है और जो HTML है उन दोनों के कंटेंट को अलग कर दिया है. प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट कलर कंट्रास्ट एंड ऑप्टिमाइज द लेआउट ऑफ द स्क्रीन रीडर्स. मतलब एक्सेसिबिलिटी इसमें ये भी मतलब आता है कि जो हमारा जो मल्टीपल व्यूअर्स है उनके लिए डिफरेंटली जो वेब पेज है वो एक्सेसिबल हो. सपोज आपने मोबाइल में खोला तो वेब पेज मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट हो जाए और उस स्क्रीन साइज को भी एडजस्ट कर ले, जो कंटेंट है वो उसके लिए हिसाब से एडजस्ट होकर रीडेबल हो जाए. और आपने जब वो सेम वेबसाइट कंप्यूटर पे खोली तो उसे उस कंप्यूटर की स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा, तो इसीलिए हम कहते हैं उसे एक्सेसिबिलिटी. अब हम देखते हैं CSS का बेसिक सिंटैक्स या स्ट्रक्चर क्या है. सबसे पहले जो CSS में यूज़ होता है वो होता है सेलेक्टर, डिक्लेरेशन. जो ये दो पार्ट हैं ये CSS में सबसे इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है सिलेक्टर और एक है डिक्लेरेशन. इसका सिंटैक्स देख लेते हैं सबसे पहले. यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं सिलेक्टर, जो भी हमारा सिलेक्टर है, और उसके बाद उसमें हम लिखते हैं प्रॉपर्टी इज टू वैल्यू. क्या हमारी प्रॉपर्टी उसमें यूज़ हो रही है, क्या वैल्यू यूज़ हो रही है. जैसे प्रॉपर्टी टू, वैल्यू टू, और मल्टीपल प्रॉपर्टीज हम उसमें यूज़ कर सकते हैं. अब देखते हैं, जैसे मैंने आपको इनलाइन CSS में बताया था, हम किसी एक एलिमेंट पे या फिर आप कह सकते हैं हम HTML के किसी एक टैग पे जो CSS है उसको हम लगा रहे होते हैं. तो जोन सा भी वो टैग है या फिर आप कह सकते हैं जो भी एलिमेंट है जिस पे भी हम CSS परफॉर्म कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिलेक्टर. क्यों, क्योंकि हमने उस एलिमेंट को सिलेक्ट करा है स्टाइल करने के लिए. जैसे सपोज हमारे यहाँ पे है H1, तो हमने H1 को सिलेक्ट करा है कि हम H1 की अब स्टाइलिंग परफॉर्म करेंगे, तो H1 यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सिलेक्टर. और जो भी हमारा आगे करली ब्रैकेट्स में आता है, जो भी हम उसको स्टाइल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन. ये हमारी क्या है, डिक्लेरेशन है, जो भी हम H1 के लिए स्टाइलिंग परफॉर्म करेंगे. अब इस डिक्लेरेशन में क्या पार्ट आता है, एक प्रॉपर्टी इज टू वैल्यू, मतलब क्या प्रॉपर्टी हम उसे दे रहे हैं और उसकी क्या वैल्यू है. जैसे H1 का कलर इज टू ब्लू, कलर हमारी क्या है इधर प्रॉपर्टी, और उस कलर की वैल्यू क्या है, ब्लू. तो इसका मतलब हम H1 के टेक्स्ट के कलर को क्या कर रहे हैं, ब्लू कर रहे हैं. सिमिलरली हमने एक प्रॉपर्टी 2 लिखी है, फॉन्ट साइज इज टू 12x, मतलब जो उसका फॉन्ट है उसका साइज हम कर रहे हैं 12. तो इसमें जो सबसे मेन पार्ट होता है सिंटैक्स में वो होता है सेलेक्टर और डिक्लेरेशन. और डिक्लेरेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रॉपर्टी इज टू वैल्यू. The CSS provides the style to the HTML element
विच द ब्राउजर इंटरप्रेट्स, मतलब ब्राउजर उस CSS को रीड करता है और समझता है. आफ्टर बीइंग इंटरप्रेटेड बाय द ब्राउजर, द CSS स्टाइल प्रॉपर्टी विल बी अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द HTML. ब्राउजर उसे रीड करता है, समझता है और फिर उसके बाद HTML के हर एलिमेंट पे वो प्रॉपर्टी परफॉर्म कर देता है जो भी CSS में डिफाइंड होती है. वी कैन प्रोवाइड द स्टाइल प्रॉपर्टी टू द HTML एलिमेंट इन 3 पार्ट्स. जो मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू. सिलेक्टर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं. सिलेक्टर्स आर यूज्ड टू सिलेक्ट द HTML एलिमेंट. मैंने आपको बताया यहाँ पर हम HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं जिस पे हमें स्टाइलिंग परफॉर्म करनी होती है, दैट यू वांट टू स्टाइल. इट कैन बी एन एलिमेंट टाइप, जैसे यहाँ पर H1 है, अ क्लास, या फिर हम कोई भी क्लास ले सकते हैं. सपोज हमने किसी एलिमेंट के या फिर किसी टैग के आगे उसको क्लास डिफाइन करिए तो हम उस सिर्फ सिंगल क्लास को भी आगे स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकते हैं. ऐसे ही हम कोई ID भी दे सकते हैं और उस ID की भी स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. अब इस सिलेक्टर के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जैसे एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर. इन सब सिलेक्टर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे ब्रीफ में. अभी मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये दिखाता हूँ कि सिंटैक्स में क्या क्या 3 पार्ट होते हैं. नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है प्रॉपर्टी. इट इज़ अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज प्रेजेंट इन HTML टैग्स. ये क्या है? ये एक एट्रीब्यूट है जो HTML टैग के अंदर होता है. जैसे यहाँ पर आप जानते हैं क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है. जो हम HTML में भी हमने पढ़ा था एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो एक तरीके से प्रॉपर्टी ही होते हैं उस टैग के. ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द HTML विल बी कन्वर्टेड टू CSS प्रॉपर्टीज. मतलब जो भी हमने HTML टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स परफॉर्म करे थे वो एक प्रॉपर्टी की तरह ही एक्ट करेंगे CSS में. द CSS प्रॉपर्टीज लाइक कलर, बॉर्डर एक्सेट्रा, ये हमारी क्या एक प्रॉपर्टीज है. जैसे मैं पर आप एग्जांपल दिखाता हूँ प्रॉपर्टीज के. कलर दैट डिफाइंस द टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर दैट डिफाइंस द बैकग्राउंड ऑफ द कलर, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट का साइज, मार्जिन, क्या हमें मार्जिन छोड़ना है, स्पेस छोड़ना है एलिमेंट्स के आसपास. ऐसे ही पैडिंग दैट डिफाइंस द स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्स कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर. अब हम मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है वो भी हम आगे बॉक्स मॉडल में पढ़ेंगे. फिर आता है वैल्यूज. वैल्यूज डिफाइन द स्पेसिफिक ऑफ द प्रॉपर्टी यू वांट टू अप्लाई. मतलब जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू, एक स्पेसिफिक अमाउंट हम उसमें क्या लिखते हैं वैल्यू में. सच एज अ कलर नेम. जैसे हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी डिफाइन कलर, तो फिर उस कलर का क्या नाम होगा, फिर वो कौन सा कलर होगा, वो क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी. एग्जाम्पल 16px. जैसे सपोज हमने फॉन्ट साइज डिफाइन करा 16px, तो वो क्या है, फॉन्ट साइज की वैल्यू, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू. ऐसे ही हम इसे डिफाइन करते हैं इन 3 टाइप से, सिलेक्टर्स, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू. अब CSS में और भी मल्टीपल चीज़ें होती है, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. वो आती है जैसे कमेंट्स. हम CSS में कमेंट्स लिखने होते हैं तो हम किस तरीके से लिखते हैं. कमेंट इन द CSS स्टार्ट्स विद स्लैश एंड स्टार एंड एंड्स विद अ स्लैश. सॉरी, यहाँ पर एक स्लैश है, यहाँ पर एक स्टार मिसिंग. यहाँ पर स्टार होना था और फिर उसके बाद एक स्लैश आएगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हम कमेंट लिखते हैं. यहाँ पर एक स्टार मिसिंग है, आप यहाँ पर एक स्टार मान लेना. They are used to add notes or the explanation with the style sheet and are ignored by the browser. This is a comment. फिर आता है ग्रुपिंग. HTML में हम ग्रुपिंग भी यूज़ करते हैं. मल्टीपल CSS सिलेक्टर्स कैन बी ग्रुप टुगेदर. मतलब जो भी CSS के सिलेक्टर्स थे जो हमने यहाँ पर देखे थे, एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, इनको हम एक साथ भी ग्रुप कर सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास टू अप्लाई द सेम स्टाइल टू द डिफरेंट एलिमेंट्स. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सिलेक्टर लिया था H1, तो हमने एक और सिलेक्टर ले लिया H2, एक और सिलेक्टर ले लिया H3. हमने इन तीनों को क्या कर दिया है, ग्रुप कर दिया. इन तीनों को हमने इकट्ठे यूज़ करा है ताकि हमें इन तीनों पे एक ही तरीके की प्रॉपर्टी लगा सके. जैसे मेरे को यहाँ पर अगर सेम प्रॉपर्टी लगानी थी इन तीनों हेडिंग पे, तो मुझे इनके लिए अलग से CSS डिफाइन नहीं करना पड़ा. मैंने इन तीनों को ग्रुप करा और सेम जो भी कंटेंट इसमें लिखना था वो यहाँ पर लिख दिया. फिर आता है इंपोर्टिंग स्टाइल शीट. मतलब अगर हमें स्टाइल शीट को बाहर से इंपोर्ट करना हो इन CSS फाइल में, तो हमें कैसे यूज़ करेंगे, @import रूल यूज़ करके. @import URL और फिर उसके अंदर हम URL डालेंगे हमारी स्टाइल शीट का. फिर आता है मीडिया क्वेरीज. मीडिया क्वेरीज अलाउ फॉर द कंडीशनल एप्लीकेशन ऑफ द स्टाइल्स बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिवाइस और द व्यू पोर्ट सच एज स्क्रीन साइज, रेजोल्यूशन और ओरिएंटेशन. अब ये क्या डिफाइन करता है, मतलब जैसे हमारे जो भी कंडीशनल एप्लीकेशन है, जो भी कंडीशंस चेंज हो रही हैं उसके हिसाब से हमारा CSS अडेप्ट कर रहा है. तो इसीलिए हमने वहाँ एक्सेसिबिलिटी में भी इसके बारे में पढ़ा था, अडेप्टेबिलिटी में भी हम पढ़ सकते हैं इसको. और इधर हम मीडिया क्वेरीज में भी पढ़ रहे हैं कि यही कि अगर डिवाइस का कोई व्यू पोर्ट चेंज हो जाता है या स्क्रीन साइज चेंज हो जाता है, रेजोल्यूशन चेंज हो जाता है, तो उस हिसाब से हमारा CSS उसे एडजस्ट कर लेता है. इसको हम कैसे लिखते हैं, @media screen and max width is to 600 पिक्सल्स. मतलब अगर हमारे जो मैक्सिमम विड्थ हो सकती है वो हो सकती है सिर्फ 600 पिक्सल्स.
स्टाइल्स फॉर स्क्रीन्स अप टू 600 px विथ, मतलब अब इसमें हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि ये किस चीज़ का स्टाइल है। 600 px वाइड जितनी स्क्रीन है उस तक हम क्या यूज़ करेंगे, फॉन्ट साइज 14 px। सपोज हमारे पास एक स्क्रीन है जिसका साइज है 300 px, तो उसमें भी हमारा फॉन्ट साइज क्या होगा, 14 px ही यूज़ होगा। और सपोज हमारा एक स्क्रीन है जिसका साइज है 600 px या फिर आप कह सकते हैं विड्थ है 600 px, तो उसमें भी हमारा फॉन्ट साइज क्या होगा, 14 px। तो इस तरीके से हम मल्टीपल अडेप्टेशंस के लिए, मल्टीपल कंडीशंस के लिए CSS को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कंडीशन ली कि अगर हमारी जो स्क्रीन की साइज है वो 600 px तक है, तो उसके अंदर अंदर हमें जो फॉन्ट साइज है उसे यूज़ करना है 14 px तक ही। ये कुछ तरीके थे CSS में जो हम यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं CSS के सिलेक्टर्स के बारे में कि किस तरीके के सिलेक्टर CSS में होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं CSS सिलेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है कि हम किसी एक सिंगल एलिमेंट को पिक करके उसके ऊपर CSS परफॉर्म करें या स्टाइलिंग परफॉर्म करें। जैसे हमने यहाँ पर पिक करा P और उसके ऊपर स्टाइलिंग परफॉर्म करी, तो ये हमारा क्या होता है, एलिमेंट सिलेक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर P एलिमेंट में या फिर आप कह सकते हैं P टैग में स्टाइलिंग परफॉर्म करी, तो ये क्या है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। हमने एक P एलिमेंट पे स्टाइलिंग परफॉर्म करी है। अगला जो हम देखते हैं वो होगा ID सिलेक्टर। अब ID सिलेक्टर में क्या होता है, हम किसी एक आइटम को ID दे देते हैं और फिर हम उसके बाद उसके ऊपर CSS अप्लाई करते हैं। हम CSS अप्लाई करने के लिए ID में हम हैश का यूज़ करते हैं, हैश कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। जैसे हमने सपोज यहाँ पर एक पैराग्राफ डिफाइन करा हेलो वर्ल्ड, और उसमें हमने ID दे दी, ID इज इक्वल्स टू para1, मतलब हमने इस पैराग्राफ का, जो ये पैराग्राफ है उसको एक ID का नाम दे दिया, दैट इज para1। और अब हमने जब यहाँ पर स्टाइलिंग परफॉर्म करी तो हमने यहाँ पर लिखा #para1। इसका मतलब जो #para1 है ये क्या है, ID है, और हमने इसको सिलेक्ट करा। इसको हमने सिलेक्ट करने के लिए क्या लिखा है यहाँ, ID का नाम। और जब हम ID का नाम लिख रहे हो तो क्या यूज़ करते हैं हम, हैशटैग। तो #para1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर रेड। इसका मतलब वो ID जिसका नाम para1 है उसमें हमें क्या परफॉर्म करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर रेड। आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ हेलो वर्ल्ड में ही टेक्स्ट अलाइन हुआ है सेंटर और कलर रेड। जो दूसरा P है उसमें कोई भी चेंज परफॉर्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस ID का रेफरेंस लेकर ही जो स्टाइलिंग है वो परफॉर्म करी है। ऐसे ही सिंपली एक अगला होता है, वो होता है क्लास सिलेक्टर। उसमें हम क्या देते हैं, क्लास का नाम लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल खोल लेता हूँ। इधर आप देख सकते हैं मैंने H1 का नाम क्लास में दिया है सेंटर, मतलब मैंने H1 में क्लास डिफाइन करी है सेंटर और P में क्लास डिफाइन करी है सेंटर। दोनों का नाम सेम है और दोनों का नाम सेम है। और यहाँ पर हमने क्या डिफाइन करा है, डॉट। क्लास के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट, और ID में हम यूज़ करते हैं हैशटैग। डॉट रिप्रेजेंट्स क्लास, मतलब वो क्लास जिसका नाम सेंटर है उसमें हमने स्टाइलिंग परफॉर्म करी है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर रेड। अब यहाँ देख सकते हैं दो अलग अलग एलिमेंट में क्लास नेम सेम है, तो इन दोनों में ही हमारी क्या स्टाइलिंग परफॉर्म हुई होगी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर रेड। टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड कलर रेड, यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं। तो ये था क्लास के रेफरेंस पे स्टाइलिंग लिखना। अगला जो है वो है यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर में क्या होता है, हम यूज़ करते हैं एस्ट्रिक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर में क्या हो गया, हमारे जो भी सारे एलिमेंट्स हैं उसमें हमने यूज़ करा है स्टार। स्टार का मतलब है सेलेक्ट ऑल। जैसे हम सीक्वल में यूज़ करते हैं स्टार का सेलेक्ट ऑल, वैसे यहाँ पर मतलब है ऑल टैग्स, ऑल एलिमेंट्स में हमें क्या स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर ब्लू। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर P में भी H1 में भी अपने आप यहाँ पर क्या स्टाइलिंग हो चुकी है, सेंटर और कलर ब्लू। तो ये होते हैं हमारे कुछ CSS टाइप ऑफ सिलेक्टर्स, मतलब हमने किस तरीके से एलिमेंट्स को बॉडी में से सिलेक्ट करा और उन पर स्टाइलिंग परफॉर्म करी है। अगर हमने सिंगल एक एलिमेंट लिया है तो वो हो गया एलिमेंट सिलेक्टर। अगर हमने क्लास के रेफरेंस से लिया है तो वो हो गया क्लास सिलेक्टर। अगर हमने ID के रेफरेंस से लिया है तो वो हो गया ID सिलेक्टर। और अगर हमने सभी को सिलेक्ट कर लिया तो वो हो गया यूनिवर्सल सिलेक्टर। बस जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो है क्लास सिलेक्टर और ID सिलेक्टर, क्योंकि उसमें हमें उनको डिफाइन करने का तरीका अलग होता है। क्लास में हम डॉट के थ्रू डिफाइन करते हैं और ID में हम हैशटैग के थ्रू उसका रेफरेंस लेते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कराएं ताकि उनकी भी सेमेस्टर एग्जाम्स में हेल्प हो सके। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ से उसको रिजॉल्व कर दूंगा। थैंक यू, बाय।